फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू, नो, फोर्स की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, फोर्स की बात कर रहे हैं। इस फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है, बट फोर्स इज F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x। फोर्स पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है? कोई अब फिर से मुझे बता दे जल्दी से, स्प्रिंग फोर्स का क्या है सिनारियो? हाँ, फोर्स पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? हाँ, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है कि वो अपने वापस इक्विलिब्रियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, है ना? तो ये वाला डायग्राम आप सब फिर से बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्प्रिंग and this is the block, this is the stable configuration. If you stretch it, what will happen? The spring will get stretched and the block will come a little ahead and there will be a displacement of x. डायग्राम बनाइए, शक्ल मत देखिए। फर्स्ट वाला क्या है? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, जब कोई स्ट्रेच नहीं है, कोई कंप्रेस नहीं है। सेकेंड वाले में क्या सिनारियो है? ये स्ट्रेच हुआ है। क्या स्ट्रेच हुआ है? स्प्रिंग, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है तो वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आया है। तो इस पोर्शन में, इस सेकेंड वाले में फोर्स किस तरफ होगा? जो रीस्टोरिंग फोर्स है। फोर्स का बार बार बोल रही हूँ, ये वाला फोर्स नहीं जिससे आप स्ट्रेच कर रहे हो, नॉट दैट एक्सटर्नल फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स दैट generates within the string to bring back to its original position। वो किस तरफ होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, भाई बोर्ड में देख, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? सॉरी, फोर्स किस तरफ लगेगा? हाँ, ये है रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मैंने कंप्रेस किया तो फोर्स किस तरफ लगेगा? राइट, बाहर की तरफ। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर बाहर है तो फोर्स अंदर है, फोर्स बाहर है तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? अंदर। आ गया समझ में? अब यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, का मतलब वहाँ से समझ में आ गया। कितना भी पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो जब इसी फोर्स को आप आगे स्ट्रेच करोगे ऐसे, क्योंकि आपको क्या चाहिए? वर्क डन ही चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और वर्क डन के लिए हमें एरिया चाहिए। तो एक तो ये फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नेगेटिव में हुआ। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नेगेटिव हुआ। तो जब आपने स्ट्रेच किया तो आपको ये पूरा एक एरिया मिल गया। यही एरिया जो आपने कल फाइंड किया था, इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वही आपको मिला था क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर माई पॉइंट? तो ये डायग्राम बनाइए, ये आता है, पूछा जाएगा डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस इज द डायग्राम। फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ एंड देन द ग्राफ। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हो गया? ये पीछे आने की ज़रूरत है? हो गया ना? 2 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी करो। ये काहे को छोड़ा? ये वाला फिलहाल एरो ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये फोर्स अगर इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स अगर इधर है तो दिस इज एक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वो वाला जो एरो था डबल एरो, वो सिर्फ इतना बताते कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, बस।
उससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन बोले, हो गए 2 मिनट। क्वेश्चन लिखे, अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इक्वल टू 200, जल्दी से बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? नहीं, इट इज़ नॉट एनर्जी, इट इज़ अ कांस्टेंट, उसकी यूनिट। हाँ, और अरे ये k है तो k इज इक्वल टू क्या आएगा? फोर्स बाई एक्स, राइट? फोर्स का है न्यूटन और x का क्या है? मीटर, न्यूटन पर मीटर कांस्टेंट। ये बार बार आता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, सीखते चलो। अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर इज क्या? मैंने रिपीट किया है क्वेश्चन। 200 न्यूटन पर मीटर इज stretched by 0.1 meter, is stretched by 0.1 meter, full stop. Calculate the potential energy stored in this spring. हाँ, ओके, ये क्यों नहीं जा रहा? फाइंड आउट, यू हैव द फॉर्मूला, डोंट वेट फॉर मी। x पता है और आपको k पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पता करना है। फॉर्मूला क्या है? यस, किसका फॉर्मूला है ये? राइट, कंप्लीटली। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। आज फिर से पेंसिल से ही लिख रहे हो? हे भगवान, 10 पेन रखो ना, बीइंग अ स्टूडेंट पूरा पैक रखो अपने पास। आंसर 1 वॉट? के है 200 न्यूटन पर मीटर और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से आया? क्योंकि स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया। जब स्ट्रेच किया गया है, उसकी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम हुआ है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, अगर मैं अभी नोटबुक में आके देखूंगी डायरेक्ट किया होगा, बिना डायग्राम, बिना ढंग से प्रॉपर स्टेटमेंट लिखे, तो कोई फ़ायदा नहीं उस 1 जूल का। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग आफ्टर स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है नीट का क्वेश्चन 2023 का। हो गया ये वाला आदत गंदी है, नो बोलो, यस नो। कौन क्या चिक? हो गया आंसर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉपी जिसने भी किया है ना, इसको सॉल्व करो, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। कॉपी कर लिया? किधर किया? गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग spring when stretched by 2 centimeter, stretched by 2 centimeter is U, capital U. Full stop. If the spring is if the spring is stretched by 8 centimeter, comma, the potential energy stored in it is if the spring is stretched by 8 centimeter, comma, the potential energy stored in it is NEET 2023. वेरी गुड, जिसका भी 16 आया. 2 सेंटीमीटर जब स्ट्रेच हुआ तो उसमें स्टोर हुई थी पोटेंशियल एनर्जी U. 8 सेंटीमीटर जब स्ट्रेच हुआ होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्प्रिंग का? हाफ kx². ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं. किस पे डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी? पूरी तरह से उसके डिस्प्लेसमेंट में, चाहे वो स्ट्रेच हो चाहे वो कंप्रेस हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट. तो 2 से जब 8 हुआ तो कितना टाइम्स चेंज हुआ? 2 से 8 हुआ, हाउ मच? 4 टाइम्स चेंज हुआ. 2 से जब 8 हुआ तो 4 टाइम्स में उसमें बदलाव आया, यानी कि U is proportional to 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16. U will be the answer. Logic question 2023 NEET. हो गया? ये हो गया ना? समझ में सबको आया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. एक ब्लॉक है और उसमें आप एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर से लगने वाला फोर्स लगा रहे हो, मान के चलो 10 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर. अब इसकी नई पोजीशन कुछ इधर है. टोटल वर्क डन कितना हुआ बाय योर एक्सटर्नल फोर्स? हाँ, 20 जूल. सबको समझ में आया? क्यों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 20 जूल. लेकिन आपने उसको एनर्जी दी. कितनी एनर्जी दी आपने उसको? 20 जूल की एनर्जी दी. उसको तो कंटिन्यूसली मूव होते चले जाना चाहिए था ना.
पर वो रुक रहा है, इसका मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ काम हो रहा है। उसके अगेंस्ट में कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? 20 जूल, राइट? तभी तो वो रुक गया। आपने 20 जूल एनर्जी दी, फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर का। 20 जूल आपने एनर्जी दी बाय एक्सटर्नल, और फ्रिक्शन ने उसको रोक के रखा, यानी कि जहाँ तक आप एनर्जी दे रहे हो वहीं तक वो मूव कर रहा है, आगे वो बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन उसको उतनी एनर्जी उसका खाता जा रहा है, लेता जा रहा है, कंज्यूम करता जा रहा है, ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स ने भी कुछ 20 जूल से उसको रोक के रखा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या कोई भी वर्क डन हुआ? कोई भी वर्क डन हुआ? और फ्रिक्शन ने उस एनर्जी को लेके क्या किया? फ्रिक्शन ने उस एनर्जी को लेके क्या किया? उसको वेस्ट किया। फिजिक्स में कहेंगे उसको डिसिपेट किया। फ्रिक्शन ने वो पूरी एनर्जी ले ली। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नली आप कुछ एनर्जी दे रहे हो और फ्रिक्शन को कहाँ से एनर्जी मिलेगी? वो आप ही से एनर्जी लेके ऑपोजिट में फोर्स लगाने वाला है, आपकी ही एनर्जी कंज्यूम करेगा और ऑपोजिट में फोर्स लगाएगा और कुछ काम करता जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज़ द ऑपोजिंग फोर्स टू द रिलेटिव मोशन। यहाँ पे ये ब्लॉक है और यहाँ पे ये सरफेस है, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है ना। ब्लॉक इज मूविंग विद रिलेशन टू द सरफेस, तो फ्रिक्शन इसी वजह से वो फोर्स लगा रहा है, तो एनर्जी पूरी की पूरी डिसिपेट हो रही है। तो कोई भी वर्क यहाँ पे लिटरली हुआ नहीं, तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलेंगे? कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ और एनर्जी जो थी वो वेस्ट हो गई, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स -20 जूल आया। टोटल वर्क डन कितना था? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? वर्क डन किसके किसके वजह से हुआ? एक तो इस तरफ किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और कौन वर्क कर रहा है? और फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है पूरी इसकी एनर्जी लेके। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसकी? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसकी? 0। इनिशियली भी तो रेस्ट में ही था ना वो। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 0। सो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ WF, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली -20 जूल लिख दिया था। एक्सटर्नल वर्क किया और वो सारा का सारा फ्रिक्शन ने ले लिया, और लेने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको, या तो हीट में, या तो साउंड में, या तो मॉलिक्यूल से लड़ के आगे बढ़ने में, इन सब चीज़ों में उसने वेस्ट कर दिया। अब यही सेम चीज़ अगर हम वर्टिकल मोशन में कंसिडर करें, एक ब्लॉक है जिसको हम एक हाइट पे लेकर जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, और इस ब्लॉक पे आप कुछ फोर्स लगा रहे हो। सेम एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का। आपने इस ब्लॉक को इस नए पोजीशन में पहुँचाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। तो एक्सटर्नल जो आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट किया 2 मीटर का, तो एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 20 जूल अगेन। अब इसी ब्लॉक पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? जहाँ तक आपने उसको, जहाँ तक आप लेकर गए, आपने फोर्स नीचे से दिया, लेकिन जहाँ तक आप लेकर गए वहीं तक, उसके ऊपर तो वो भी नहीं जा रहा है, यानी नीचे से कोई उसको खींच रहा है। कौन खींच रहा है? कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? वेट। उसका अपना वेट। तो वेट में भी वही हो गया भाई, वेट फोर्स इज इक्वल टू ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ये भी उतना ही काम करेगा। अब मास, यहाँ पे मास वगैरह है नहीं, इसको इतना समझो कि ये भी 20 जूल वाला ही काम करेगा, 20 जूल वाला ही काम करेगा। लेकिन जब इस ब्लॉक को आप यहाँ से छोड़ोगे तो ये वापस कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्या ये वाला ब्लॉक पीछे गया इसको छोड़ने के बाद? इसका मतलब एनर्जी तो इसने ली पर उसको वेस्ट कर दी। ये वाले भाई साहब जो ग्रेविटी है नीचे की तरफ लग रही है और ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ग्रेविटी इसका पूरा का पूरा एनर्जी खींच रहे हैं, पूरी एनर्जी खींच रहे हैं और उसको अपने अंदर डैश कर रहे हैं। क्या? स्टोर कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों वेस्ट नहीं कर रहे? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रूफ क्या है?
क्योंकि जैसे ही आप इस ब्लॉक को यहाँ से ड्रॉप छोड़ दोगे, आपने एनर्जी लगाना छोड़ दिया, तो अब वो कहाँ आएगा, वापस अपने ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन में। यानी कि जो भी एनर्जी इससे ली इसने, वो सारी की सारी उसने स्टोर की इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर की। ये कैसे पता चला? क्योंकि यही ब्लॉक का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। ये इसलिए पता चला। ये पीछे आता तो हम समझ जाते इसके पास भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, पर अगर इधर स्प्रिंग लगा देंगे तो वापस आ जाएगा। इसका मतलब स्प्रिंग ने भी एनर्जी वेस्ट नहीं की है, उसमें भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था। पर नॉर्मल अगर यहाँ पे हम स्प्रिंग नहीं लगा रहे और सिर्फ ये देख रहे हैं कि सरफेस में है, तो फ्रिक्शन काम कर रहा है। ओके, तो इस टाइप के फोर्स को यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को जो एनर्जी ले तो रहा है पर वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कल ही हमने इसको देखा था। और 3 टाइप के कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलास्टिक या फिर स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? एस कंजर्वेटिव फोर्सेस विच, कौन से का मतलब क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? विच, व्हेन डू दे स्टोर एनर्जी? When work done by them against some existing force stores the energy instead of wasting it, instead of dissipating it. अभी मैं डेफिनेशन दूंगी, आपको समझ आ गया क्या है ये? ओके, चलिए फिर लिखते हैं। आपका हेडिंग क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। If the work done by a force, depends only on initial and final positions, comma, the force is called as conservative force. Conservative force, full stop. Work done is independent of the path taken by the particle. Example, gravitational force. ये भी मैंने कल लगभग एक्सप्लेन किया था। क्या कोई बता सकता है? क्योंकि देखो, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लिखना होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला तो समझने के लिए होता है, पर जब लिखने की बारी आएगी तो ये पाथ वाला डेफिनेशन ही आपको बोलना पड़ेगा। सो व्हाट इज इट? व्हाट इज द डेफिनेशन? कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इस ब्लॉक की इनिशियल पोजिशन क्या है? ये है। और फाइनल पोजीशन क्या है? ये है। यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट है, अब पाथ चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे इसको ऐसे घुमा के लेकर जाओ, चाहे इसको ऐसे ऐसे पूरा बोर्ड में घुमा के फिर यहाँ लेकर आओ, हाइट तो वही है, mgh। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सा पाथ चूज़ कर रहा है। ठीक है, पाथ चूज़ करने से क्या डिफरेंस आ जाएगा? मतलब आप मेरे को बताओ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, अगर मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी पाथ लेकर आ रही हूँ तो क्या लॉस होगा?
एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, आई एम नॉट फ्रेमिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। आप ये समझो कि ये फ्रिक्शन है, अगर ये फ्रिक्शन है ना, ये एनर्जी लूज़ करता है। अगर फ्रिक्शन की ही बात की जाए, अगर वो सीधा ना आके ऐसे घुमा के आ रहा है तो वहाँ पे पाथ उसने चूज़ किया, और पाथ अगर बड़ी हो गई, जो पाथ है अगर वो बड़ी हो गई, इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे कैसी भी पाथ हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ही लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है कि मैं शॉर्टकट जाऊंगी तो कम एनर्जी लगेगा, लॉन्ग कट जाऊंगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जो फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है, कैसे भी पहुँचूँ, कुछ लॉस तो होने वाला है नहीं, उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बार बार हर एग्जाम में पक्का आता है डिफाइन। ओके, तो आपको समझ में आ गया? अभी तक जो मैं समझा रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी था, कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स होता है जो अगर काम करेगा तो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा, और अगर नॉन कंजर्वेटिव है, काम करे चाहे ना करे, वो अपने अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो वेस्ट कर रहा है। क्लियर? वो है पोटेंशियल एनर्जी का केस। और दूसरा केस क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करते, उनको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करते हैं, शॉर्टकट लेस एनर्जी लॉस, लॉन्ग कट मोर एनर्जी लॉस, दे डिपेंड ऑन द पाथ। समझ में आ गया? क्योंकि हम नॉन कंजर्वेटिव में दो ही एग्जाम्पल हैं। पहली चीज़ फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव में दो एग्जाम्पल्स है, ध्यान से सुन पा रहे हो? पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इस पेन को मैं सीधा ड्रॉप करूंगी तो कुछ एयर की वजह से उसको फोर्स लगेगा और उसका एनर्जी, ऊपर से आपने मीटियोराइट देखा है ना, न्यूज़ में सुना तो है, जो उल्का पिंड जो भी चीज़ें गिरती हैं, है ना, तो जब वो नीचे गिर रही हैं तो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से उसमें आग लग रही है ना। समझ रहे हो? एयर एक फ्रिक्शन ऑपोजिट में प्रोवाइड करता है, उस वजह से उसमें हीट जनरेट होती है और आग लग जाती है। समझ रहे हो? तो अगर मैंने शॉर्टकट लिया तो कम एयर रेजिस्टेंस लगेगा, पर अगर उसी चीज़ को यहाँ से ऐसे 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 से लेकर आई तो उसमें ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, तो इसकी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव में दो एग्जाम्पल्स है। कौन से दो एग्जाम्पल्स हैं? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। वेयर एज कंजर्वेटिव में तीन एग्जाम्पल्स आप देख चुके हो। क्लियर माई पॉइंट? यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी मिली आपको? ये पक्का आएगा। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। तो कोशिश ये करो कि जाके इस टॉपिक को घर पे जाके पढ़ो और कल मुझे अपने डाउट्स बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव में एग्जाम्पल लिख लिया आपने? ओके, ग्रेविटेशन, इलास्टिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, a non-conservative force is a force for which the work done dash on the path taken, work done dash, it depends, work done depends on the path taken, path taken, full stop. Therefore, work done is also dependent on the path taken. Therefore, work done is also dependent on the path taken. Example? And friction. Now divide your sheet into two. ये आएगा 4-5 मार्क्स का। सेम कंजर्वेटिव को आप थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिखो। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहला
पहला पॉइंट कंजर्वेटिव का, दिशा डिड यू डिडंट? आप लोग अपने से थोड़ा मुझे बताओ कि अगर कंजर्वेटिव है यानी कि मैं ग्रेविटी की बात कर रही हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर कोई बॉडी ऐसे गई और वापस आ गई तो वर्क डन बाय द बॉडी विल बी ज़ीरो, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस जब होता है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ज़ीरो। कुछ समझ आ रहा है भाई लोग? बस ऐसे ही बैठे हैं। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हाउ? Right. First point, work done does not depend upon the path taken. Conservative का does not depend upon the path taken. तो ये वाला फर्स्ट अपने आप लिखो, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। Second point, work done in round trip is वर्क डन इन राउंड ट्रिप यानी साइक्लिक में, कंजर्वेटिव में इट इज ज़ीरो। सो नॉन कंजर्वेटिव में हाँ नॉन ज़ीरो, नॉट ज़ीरो। यानी कि एक बॉडी ऊपर गई, उसने कुछ एनर्जी कितना गेन किया, mgh, जब वापस नीचे आई तो माइनस mgh, ओवरऑल कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। पर अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई, फ्रिक्शन लग रहा है, एनर्जी वेस्ट हो गई, वापस यहाँ से यहाँ भी आई तो एनर्जी तो उतनी ही लग रही है ना, यहाँ पे भी उतना ही वेस्ट हो रहा है, वापस लौटने में भी उतना ही वेस्ट हो रहा है, वो ज़ीरो कैसे होगा? सो इट इज़ नॉट ज़ीरो। Third point, work done by conservative force does not dissipate energy. Dissipate के ब्रैकेट में लिखो lose. So work done by non-conservative force dissipates energy. हो गया? फुल सेंटेंसेस लिखिए प्लीज। बाय नॉन कंजर्वेटिव, विच इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ये तो नॉन कंजर्वेटिव है ना, आपने वहाँ पे भी कंजर्वेटिव लिख दिया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिसिपेट्स एनर्जी। हो गया? क्वेश्चन पे आइए।
एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिखिए, कंजर्वेटिव में, क्योंकि उसी पे बेस्ड नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस होंगे। व्हेन ओनली अ कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे 4th पॉइंट लिखिए, 4th पॉइंट लिखिए, उसको एक्सटेंड करिए अपने लाइन को। व्हेन ओनली अ कंजर्वेटिव फोर्स, when only a conservative force acts on या acts within a system, acts ACTS, acts within a system, comma, the kinetic energy and potential energy may change. The kinetic energy and potential energy may change, but their sum, SUM, उसका जो summation होगा, which is total mechanical energy, their sum, which is total mechanical energy of the system remains same. So energy is equal to, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay? अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक कम हो जाएगा, काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उनका जो सम होगा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो सेम ही होगी, इनिशियली भी और फाइनली भी। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it only transferred from या converted from one form to the another। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक है, किसी बॉडी में काइनेटिक आ गई है तो पोटेंशियल ने उसको कन्वर्ट किया होगा, और अगर अब पोटेंशियल है तो काइनेटिक ने उसको एनर्जी दी होगी, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है कि K इनिशियल प्लस U initial is equal to K final plus U final. Star mark a very important thing. K initial plus U initial is equal to K final plus U final. नेक्स्ट लाइन में उसी में लिखिए, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जीज कई टाइप की होती है, हमने फर्स्ट डे देखा था। अगर किसी भी बॉडी में बाहर से फोर्स लगाने की वजह से कोई वर्क हो रहा है, उस टाइप की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? जो एनर्जी वो ले रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। कई टाइप की एनर्जी है, मैकेनिकल है, हीट है, साउंड है, न्यूक्लियर है, केमिकल है, सो मेनी मोर। मैकेनिकल हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम वर्क डन पढ़ रहे हैं, और वर्क कब आता है? जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ठीक है। हीट कब जनरेट होती है? हाँ, घर्षण, ठीक है, ओके। जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक साइड रीडिंग लिखिए, इस लॉ को लिख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा बताइए? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सर से हाथ हटाओ। आज की क्लास थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट इसलिए रही है क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव टॉपिक आज हुआ है। तो थोड़ा सा आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग बुक से, अलग अलग चैनल से, जहाँ पे भी आप लोगों को पसंद है, समझ में आता है किसी से अगर, तो क्लियर।
प्लीज़, इम्पॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल की स्पेलिंग सही लिखी है आपने, मैकेनिकल एनर्जी। राइट डाउन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ब्रैकेट में लिखिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी remains constant if the forces doing work on the body are conservative. कौन सी फोर्स अगर काम करेगी तो आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा? कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन्हीं के काम करने पे आपका इनिशियल और फाइनली सेव होने वाला है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करेंगे वो तो क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, डिसिपेट कर रहे होते हैं। ये वाला ग्राफ हो गया ना आपका, समझ में आ गया ये वाला ग्राफ? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एरिया विल गिव यू दी वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है, फोर्स पॉजिटिव में है। वही है, अपने क्या किया कि साइक्लिक प्रोसेस, ये ब्लॉक ऊपर गया तो ठीक है mgh, बट ऊपर जाके वापस नीचे आया तो mgh माइनस mgh इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिख चुके हो। ऑलराइट, क्वेश्चन एक लिख लीजिए। A particle is placed at a point A. A particle is placed at a point A of a frictionless track, ABC, full stop. The particle is gently pushed towards the right, full stop. The speed of the particle when it reaches the point B, is dash। √5 है, √10 है, 2√5 है, √20 है। इसमें से आपका कोई भी एक आंसर होगा। कैसे करेंगे करली बेटा? हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कोई आइडिया थोड़ा तो लगाओ, ब्रेनस्टॉर्म कुछ तो करो तुम लोग, कुछ तो आइडिया लगाओ। से कम अप विथ सम स्टेटमेंट। एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में उसको यहाँ पे पुश किया, तो फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब कैसा टाइप का फोर्स लगेगा अब उसमें? ओवरऑल कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनलेस बोल दिया यानी कि एनर्जी कहीं ख़त्म हो ही नहीं रही है, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होगी, यहाँ पे पूछा है ना आपसे पार्टिकल का,
टोटल एनर्जी जो यहाँ होगी वही यहाँ पे भी होगी. सो मैकेनिकल एनर्जी K प्लस U इज कंजर्व्ड, तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल. K इनिशियल, वेरी गुड, 0, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, 0. U इनिशियल एक हाइट में है, कहाँ खोए हुए हो, एक हाइट में है वो. सो mg इंटू 1 इज इक्वल टू K फाइनल. इस बार इसके पास अभी ये यहाँ रुकेगा क्या, नहीं ना, पर हम तो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे उसका स्टेट क्या होगा. तो यहाँ पे जब आ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना, हाफ m v दिया है इसमें क्वेश्चन में. ओके v नहीं, अच्छा v तो फाइंड करना है ना. सो हाफ m v स्क्वायर, यही तो पूछा कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इनमें से, प्लस u यहाँ पे कितना है इसका पोटेंशियल एनर्जी, m g इंटू 0.5. अब सॉल्व दिस इक्वेशन एंड come to the answer out of these 4. Do it. वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, बाकी तो चीज़ें आप देख पा रहे हो कैंसिल हो जाएगा, या तो देख लेना. मैम को आने में अभी टाइम है, कल वाला जो होमवर्क है वो करो अभी बैठ के, ठीक है, कोई बंद नहीं करेगा, प्रैक्टिस करो आपस में, फ्रेंड से बात करके. लॉज ऑफ मोशन टॉपिक वाइज वार्म अप 10 क्वेश्चन. आंसर आया? रूट 5. चलत झालं बस. हिमांशु ते बंद कर ना कॅमेरा. केविन